दिस इज़ द कंटिन्यूशन क्वेश्चन। इसका पार्ट ए प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिया है, इसको जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका पार्ट बी सॉल्व किया जा रहा है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए द प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट दैट वी हैव डन। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट बी, कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग फाइंड करनी है हमें। फॉर्मेट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है आपके पास? जो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें ऐड कर देंगे आप रिटेन अर्निंग ओपनिंग वैल्यू। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट वी हैव 43,000। अब देखते हैं क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग पहले से कोई गिवन है। रिटेन अर्निंग की वैल्यू जो है वो है 26,000। उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। नाउ वी हैव रिटेन अर्निंग, नेट रिटेन अर्निंग वैल्यू ऐड कर दो ने 69,000। Now move to the part C. This is SOFP, एक ट्रेडिशनल मेथड है SOP निकालने के लिए। नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड इक्विटी। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा वो इक्विटी सेक्शन है। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की इक्विटी बिल्कुल सेम है। इक्विटी जो चेंज है वो हमारे SOFP में जो मेजर चेंज आ रहा है वो क्या है? आपके पास यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा, जो आपने शेयर्स इशू किए होंगे, इसमें आप ऐड कर देंगे रिटेन अर्निंग को। इस वक्त हमने सिर्फ क्या देखा है, क्योंकि इसमें ड्राइंग नहीं होती, क्या कंपनी अकाउंटिंग है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में आप ड्राइंग करते हैं, जबकि कंपनी है तो इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन की कोई ड्राइंग नहीं होती। और इसमें प्रॉफिट को प्लस नहीं करते, क्या प्लस करते हैं हम? रिटेन अर्निंग। क्योंकि आपको यहाँ पे अपने नेट रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट सॉल्व कर लिया है, जिससे आपको मालूम हो चुका है इस वक्त कितना प्लस अर्निंग मौजूद है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो SOFP की चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में देखेंगे और उसको वैल्यू को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखें तो वहाँ पे कितना एसेट्स गिवन है? एक मोटर व्हीकल, शॉप फिटिंग और ऑफिस फिटिंग, 3 गिवन है। यहाँ पे कॉस्ट, प्रोविजन और नेट बुक वैल्यू। और जबकि 3 हमारे पास एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स, एक मशीन, शॉप और ऑफिस फिक्सचर, 3 चीज़ें थी। हमने तीनों के एसेट्स लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करना है, इन तीनों की जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। क्या क्या ना वैल्यू है? 176, 42 और 25। वन 176, 42 और 25,000। ओके, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं प्रोविजन में। प्रोविजन में बेसिकली क्या करते हैं, आपका प्रीवियस डेप्रिसिएशन और करंट डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करते हैं, फिर यहाँ पे कोड किया जाता है प्रीवियस प्लस करंट डेप्रिसिएशन, दोनों कोड करेंगे हम। अब प्रीवियस प्रोविजन भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर देखा जाए 46, 12 और 3, हम वो लिख देते हैं यहाँ पर 46, 12 और 3। अब जो हमारा रिसेंट डेप्रिसिएशन आया है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या क्या डेप्रिसिएशन है हमारे पास? 22, 3 और 3, 22,000, 3 और 3। नेट वैल्यू कैसे निकलेगी?
when 176,000 minus 68,000 -68,000 108,000 ये है नेट बुक वैल्यू। सेम गोज 42,000 में से 15,000 हम माइनस कर देंगे, becomes 27,000। नाउ 25,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 19,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास करंट एसेट्स का नाम लिखेंगे हम। करंट एसेट्स में यूजुअली हमारे पास जो चीज़ें आती हैं जिसमें कैश और बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल, बट इस ट्रेड रिसीवेबल में से हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं बैड डेट्स, और अगर इंक्रीज़ हुआ होता प्रोविज़न, तो इंक्रीज प्रोविज़न हुआ होता तो वो भी माइनस करते। जब क्वेश्चन में देखेंगे इंक्रीज़ हुआ या तो डिक्रीज़ हुआ है, इन्वेंट्री भी होगी जी। और साथ साथ हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एंडिंग। ये चीज़ें हमारे पास कुछ जो हैं वो करंट एसेट की वैल्यूज़ हैं। देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो कैश की वैल्यू है 30, बैंक की 37,000 है। अब ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स, जिसको कैलकुलेट हम यहाँ पे कर चुके थे कि ट्रेड रिसीवेबल से बैड डेट्स को माइनस करते हैं, उसकी नेट रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40,000। ये है 40,000, ये वाला पार्ट। तो 40,000 जो है हम यहाँ पे कोड करेंगे। अब हम चेक करेंगे प्रोविजन हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज़ नहीं हुआ तो हम सिर्फ उसी की वैल्यू कोड करेंगे, बाकी वैल्यू को इंक्रीज़ को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्वेश्चन में डिक्रीज़ हुआ था। तो उसकी नेट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 40,000, 45 माइनस 5 जो कि हमने प्रीवियस एडजस्टमेंट में सॉल्व कर चुके हैं। इन्वेंट्री एंडिंग की वैल्यू तो डिक्रीज नहीं आएगा ना, नहीं, डिक्रीज जो है वो अदर इनकम में लिख दिया गया हमने। ओके बेटा, अब इन्वेंट्री एंडिंग की वैल्यू सर्च करते हैं। ये है इन्वेंट्री 37,000, ठीक है। लेट्स मूव टू करंट लायबिलिटी। सर कैसे हम उसको एक टैली कर पाएंगे? स्टार्ट से देखो, यहाँ पे आपने इन्वेंट्री लिख दिया। नाउ ट्रेड रिसीवेबल, इसको हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बैंकिंग कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है वो 15,000 है। ट्रेड पेबल जो है वो 15,000 है। इसके बाद क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन थी। गुडविल जो है बेसिकली आपके पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल एसेट होते हैं, एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो गुडविल भी जो हम इनटेंजिबल एसेट्स में लिखते हैं, और जबकि ये ऊपर ही लिखा जाता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट के मिड में, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल की कितनी वैल्यू है 44,000। तो मैं इसे 44,000 जो है मैं इसके टोटल में यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ताकि वो चीज़ याद रहे कि हमने गुडविल जो है वो सेपरेटली हमने यहाँ पे प्लस किया है एसेट्स के अंदर, ठीक है। जबकि ये इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। रिमेंबर, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसकी फिजिकल फॉर्म में होते हैं। ओके, इसका डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने, प्रोविजन लिख दिया। स्टॉक टाइप हो गया नहीं, ये 5% डिबेंचर है, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 20,000। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, और ये करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी वैल्यू इसकी 20,000 है, डिबेंचर की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट था डिबेंचर के लिए, डिबेंचर इंटरेस्ट वाज फॉर द ईयर हैड नॉट येट बीन पेड। इन्हें अभी तक पे नहीं किया, पेबल है। पेबल है तो अक्रूड है, तो जो हमने डिबेंचर की वैल्यू लिखी है ये इसके करंट लायबिलिटी में भी लिखी जाएगी।
डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है फिर हमारे पास 10,000 1000। ये आपके पास लायबिलिटी में भी आएगा इंटरेस्ट 1000, ठीक है। इज देयर एनी अदर वैल्यू? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू जो गिवन है 190,000 190,000। और नेट रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू एंडिंग की जो है वो है 69,000, राइट। अब हम इसे टोटलिंग करेंगे। टोटल करने के लिए करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट दोनों को एक साथ प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम बस टोटल एसेट्स की वैल्यू आएगी, फिर लायबिलिटीज़ को और इक्विटी को हम एक साथ प्लस कर देंगे। प्लस 19,000 प्लस 44,000 प्लस 37,000 प्लस 40,000 प्लस 37,000। ओके 3,12,000। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कोई और अक्रूड तो रह तो नहीं गया। मुझे लग रहा है कि कुछ अक्रूड जो है वो एडजस्टमेंट की वैल्यू में है। वेजेस ओइंग 23,000 और रेंट पेड 8,000। ये दो वैल्यू जो है वो रिमेनिंग थी, रह गई हैं। uh, 23,000 और 8,000। रेंट 8,000 और वेजेस 23,000। कॉमन मिस्टेक ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल है इसमें से माइनस किया जाता है बैड डेट्स और इसमें से माइनस और मज़ीद करते हैं आपके प्रोविज़न की वैल्यू। जबकि मोस्ट कॉमन हम ट्रेड रिसीवेबल से बैड डेट्स को माइनस करते हैं। 40,000 की वैल्यू तो आ गई, बट ये प्रोविज़न की वैल्यू जो थी, जो हमने क्वेश्चन में फाइंड की थी 2,000, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस करना भूल जाते हैं। तो इसकी नेट वैल्यू कितनी आ रही है? 338,000। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल होगा उसमें से बैड डेट्स माइनस करेंगे और प्रोविज़न माइनस करेंगे। अब ये जो वैल्यू है नेट रिसीवेबल है, तो आप लायबिलिटी और इक्विटी को प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 3,18,000 और सारे एसेट्स को प्लस करेंगे जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, शॉप फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स, गुडविल, कैश बैंक, ट्रेड रिसीवेबल की 38,000, रेंट की वैल्यू 8,000, इन्वेंट्री एंडिंग 37,000। इन सबको प्लस करेंगे तो वैल्यू इसकी टोटल जो है 3,18,000 है। क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारा ऐड होता है।